इंडिया का डीएनए ई कॉन्क्लेव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लगातार आप केंद्रीय मंत्रियों को सुन रहे हैं, उनसे हम सीधा आपके यानी इस देश की जनता के सवाल पूछ रहे हैं और लगातार ये सिलसिला आज दिन भर जारी रहेगा। लेकिन अभी इस ई कॉन्क्लेव में जो केंद्रीय मंत्री मेरे साथ जुड़े हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत साइलेंट वर्कर हैं, यानी मोदी सरकार के वो एक ऐसे नेता, एक ऐसा चेहरा है जो बहुत साइलेंटली रूट लेवल पर काम करते हैं और जिसका रिजल्ट जब निकलता है तो उसकी सराहना की जाती है। फिर चाहे जम्मू कश्मीर की बात क्यों ना करें, कई उपलब्धियां हैं यूं तो इनकी, लेकिन 370 और नागरिकता कानून को लेकर जम्मू कश्मीर में जागरूकता अभियान चलाना इनमें से एक है। मोदी सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पर यानी जम्मू कश्मीर की जनता तक पहुंचाना भी इनमें से एक है और शायद ही पंचायती चुनाव में जनता की भागीदारी बढ़ाने का श्रेय भी इन्हीं को दिया जाता है। मैं बात कर रही हूं पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह की। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज के इस ई कॉन्क्लेव में। धन्यवाद पीओदी जी। सर, मेरा पहला सवाल लेकिन आपसे आज चीन पर होगा, क्योंकि भारत और चीन की सीमा को लेकर जो विवाद चल रहा है कोरोना काल में देश में इस वक्त ये सबसे बड़ा मुद्दा है। देश की जनता को इस मुद्दे पर आप कैसे आश्वस्त करेंगे? नहीं, मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी के होते कोई कारण नहीं है कि किसी तरह का शक व शुबा रहे। हमको सबको आश्वस्त रहना ही है और जो भी निर्णय और जो भी स्टांस अडॉप्ट होगा या जो भी आगे की कार्रवाई होगी डिप्लोमेटिक स्तर पर भी बड़ी सूझबूझ के साथ, और उसमें रक्षा मंत्रालय भी संज्ञान में है, विदेश मंत्रालय भी संज्ञान में है। और मैं तो ये कहूँगा कि कुल मिलाकर के पिछले 5-6 वर्षों में आपका भी ये अनुभव रहा होगा कि जितने भी देश हैं संसार भर में, उनके साथ भारत का रिश्ता एक सम्मानजनक स्तर पर कायम करने में हम सफल रहे हैं, अ रिस्पेक्टेबल बाईलैटरल रिलेशनशिप। और उसी के चलते ये जो छोटा सा विषय आया है ये भी आगे चल करके उसी में समाधान इसका भी निकल आएगा। लेकिन इसी बीच कांग्रेस ये आरोप लगाती है इस मुद्दे पर कि केंद्र सरकार पारदर्शी नहीं है। अगर किसी भी तरह की घुसपैठ हो रही है, किसी भी तरह की मूवमेंट वहां पर है तो देश के सामने रखने में क्या दिक्कत है? कांग्रेस के ये आरोप है। देखिए पीओदी जी, इस प्रश्न का 2 भाग में उत्तर हो सकता है। पहली बात तो ये है कि रक्षा संबंधी विषयों को लेकर के कितनी बात सार्वजनिक तौर पर साझा करनी है, कितनी नहीं करनी है, ये विशेषज्ञों की सूझबूझ और उनकी डिस्क्रिप्शन पर रहता है। सुरक्षा संबंधित हर विषय को हम सीधा सीधा टेलीविज़न के माध्यम से या सार्वजनिक साधनों के द्वारा उसको सब तक पहुंचा दें, वो किसी भी देश में उस प्रकार की प्रैक्टिस नहीं रहती, ये हमें समझना होगा। दूसरी बात कि पिछले कुछ समय से, कुछ सप्ताह से, और ये कोरोना का जब आपदा आई है उसके बाद भी और उससे कुछ पहले भी ये देखने में आया कि कांग्रेस पार्टी और उनके नेता राहुल गांधी, वैसे तो एक सेहतमंद प्रजातंत्र के लिए अच्छा ही है कि एक अच्छा विपक्ष हो, एक सक्रिय विपक्ष हो, परंतु वो जो विपक्ष में अपनी या विरोध में जो बात रखते हैं वो तर्क पर आधारित नहीं होती या उसके साथ तर्क देने में सफल नहीं रहते। अब यदि ये विषय है एलएसी का, क्योंकि मैं इसकी निटी ग्रिटी में नहीं जाना चाहता क्योंकि वो मेरे मैंडेट से बाहर हो जाएगा, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय उस पर अपनी बात रखेंगे उचित समय पर। लेकिन ये एलएसी का जो विषय है ये आज का विषय नहीं है, ये उस ज़माने का विषय है जबकि इनके पड़नाना प्रधानमंत्री हुआ करते थे। ये मैकमोहन लाइन तब की लेगेसी है। और आज यदि ये चुनौती देते हैं मोदी सरकार को कि आपका चीन के प्रति रुख ठीक नहीं है इत्यादि इत्यादि इत्यादि, तो ये भूल जाते हैं कि यही दिल्ली थी, यही जनपद थी, यही राजपथ था जहाँ पर के तत्कालीन प्रधानमंत्री चौनलाई जब दिल्ली आए थे तो खुली गाड़ी में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू लेकर के उनको घूमे थे। दोनों तरफ लोगों ने कतारें लगाई थी, फूल बरसाए थे, हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाए थे। और फिर जो 1962 में हुआ, जिसे इतिहासकार हिमालयन ट्रेजेडी के नाम से उल्लेखित करते हैं, वो सबके ध्यान में, द रेस्ट इज हिस्ट्री। तो कहने का तात्पर्य ये कि जहाँ पर देश हित की बात हो,
देश की सुरक्षा की बात हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे रिश्तों की बात हो, वहाँ पर इस प्रकार से तर्कहीन विरोध करना किसी जिम्मेवार पार्टी को शोभा नहीं देता। और ये कांग्रेस का अब ये चलन बन गया है। अब जैसे आपने थोड़ी देर पहले अपने आरंभिक ओपनिंग रिमार्क्स में उल्लेख किया अनुच्छेद 370 का। अब अनुच्छेद 370 के बारे में कभी ये खुल करके ये नहीं कहेंगे कि ये अनुच्छेद 370 के हटाने के पक्ष में है कि उसको रखने के पक्ष में है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जनमानस उस पक्ष में है जो निर्णय मोदी जी ने लिया है, उसको फिर कोलैटरल ढंग से लेंगे कि नहीं साहब ये यूनियन टेरिटरी क्यों बन गया, ये साहब डोमिसाइल लॉ बना तो हमें क्यों नहीं संज्ञान में लिया गया। कहने का तात्पर्य है कि पहले अपना ये मूल स्टैंड तो क्लियर करें। अब अगर चीन ही है तो बताएं कि क्या चाहते हैं, हाउ डू दे विश टू डील विद चाइना। बदलते हुए मनीष तिवारी का एक ट्वीट सभी बातों का ध्यान रखना है। वो ये कह रहे हैं जैसे कि नैरो व्यू इंटेलिजेंस का भी जिक्र कर रहे थे, तो मनीष तिवारी ने यही बोल रहे थे कि कह रहे हैं कि वो इंटेलिजेंस जो है वो पूरी तरह से फेल हो गया। वो 21 साल पहले कारगिल युद्ध की बात दोहराते हुए कह रहे हैं कि वहां पर भी फेलियर था। इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं उस टाइम पर कि जब हम विश्व गुरु की भूमिका में। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। और दूसरी बात यह है कि इंटेलिजेंस फेलियर हुआ कि नहीं हुआ, वो निष्कर्ष मनीष तिवारी ने निकाला कैसे? पहले तो प्रश्न ये उठता, बिकॉज ही इज नॉट प्रिवी टू द इंटेलिजेंस इनपुट्स। और कितनी इंटेलिजेंस इनपुट्स आई हैं, कितनी नहीं आई हैं, अगर इनके संज्ञान में है तो इसका मतलब कहीं ये अपने ब्रीफ से बाहर जा रहे हैं। क्योंकि भले ही मैं सरकार का सदस्य हूँ, पदाधिकारी हूँ, मंत्री हूँ, लेकिन मुझे भी उसका संज्ञान नहीं, बिकॉज आई एम नॉट प्रिवी टू इट, नॉट डू आई हैव टू बी, नॉर आई एम एंटाइटल्ड टू। तो इस तरह की गैर जिम्मेवार बातें करना, और फिर कारगिल की तो फिर आप चलिए ना पीछे से बात करते हैं, 1947 से शुरू होते हैं, 1962 की बात करते हैं, तब इंटेलिजेंस फेलियर नहीं हुआ था क्या? हमारे सैनिक बिना हथियारों के निर्मम ढंग से मारे गए थे चीन के युद्ध में, और इन्हीं के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय इतने सदमे में रहे, और फिर इनके रक्षा मंत्री वीके कृष्णा मेनन को त्यागपत्र देना पड़ा। तो वो किसका फेलियर था? वो तो पॉलिटिकल फेलियर भी था। और वो ऐसे समय में हुआ जबकि इनकी सरकार और इनके प्रधानमंत्री ये कहने लग गए थे कि अब भारत में सेना रखने की भी आवश्यकता नहीं है, वी डोंट नीड एन आर्मी। फिर और उससे पीछे चलिए, 1947-48 में क्या हुआ जब पाकिस्तान ने हमला किया जम्मू कश्मीर पर, और जब भारतीय सेनाएं लगभग इस दहलीज पर पहुंच गई थी कि जो आज का पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर, इसको वापस हासिल करने के, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बिना किसी से परामर्श किए हुए, बिना अपने मंत्रिमंडल को कॉन्फिडेंस में लेते हुए मंडी हाउस में जाकर के देश के नाम संदेश दिया और यूनिलैटरल सीज फायर घोषित की। ही वायलेटेड इवन द प्रोप्राइटी ऑफ द कैबिनेट। तो आप बताएं, अगर वो ना होता तो आज ये पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर का विषय ही ना होता, मसला ही ना होता, वो भारत का हिस्सा होता। तो ये सिलेक्टिव कोटिंग ऑफ इंस्टेंसेस, माफ कीजिएगा, ये सोचते हैं लोग भूल गए, लेकिन मैंने उस दिन भी कहा अगर ये लोग भूलने की कोशिश भी करवाएंगे और लोग भूल भी जाएंगे तो हम यहाँ बैठे हैं, हम किसी को भूलने नहीं देंगे। हमें, हमारा सौभाग्य है कि हम इनके पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं, लेकिन ये अपने पापों की घंटी हमारे गले में डाल दें, इतने मूर्ख हम भी नहीं हैं। तो फिर अगर इसकी बात करनी तो चलिए इसी पे चर्चा हो जाए, मनीष तिवारी जी से हो जाए, किसी और से हो जाए, तो फिर पीछे तक जाते हैं। ठीक है सर, मैं आगे पाकिस्तान पर भी आपसे सवाल लूंगी, लेकिन मैं एक छोटा सा सवाल और चीन को लेकर लेना चाहती हूं कि अब हमारी जो कूटनीतिक रणनीति है वो किस तरह से होगी? क्या हर एक चीज हम एक संधि के दायरे में रहकर, क्या हम ऐसे ही कदम उठाएंगे? क्योंकि चीन का अचानक से बैकफुट पर आ जाना, क्योंकि चीन की चालाकियों को हमने देखा है कई बार, तो हम कैसे इसको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? देखिए पीयूष जी, आपने बातों बातों में सब कुछ कह डाला, और जो आपने कहा वही पर्याप्त है, और वही संदेश जाना चाहिए दर्शकों को भी। इससे अधिक विस्तार में बोलना, क्षमा कीजिए, मेरे लिए अभी उचित नहीं रहेगा। ठीक है सर। क्योंकि ये इस प्रकार का विषय है कि जिसमें एक्रीडिटेड प्रवक्ता ही बोले तो ठीक रहता है। नहीं, और क्योंकि जो क्या होता है है उसे भी हम कि समझते दो हैं। शब्द आगे कम बोलने से जो विषय बन रहा है, जिसकी तरफ आपने इशारा किया, वो बिगड़ भी पहला सकता है। सवाल वही किया था कि आप कैसे देश को इस मुद्दे पर आश्वस्त करेंगे, लेकिन मैं पाकिस्तान की अगर बात करूं तो 2020 में अब तक 75 से लेकिन आपने बातों बातों में जो कहना चाहिए था कह भी डाला है।
जी, अपनी बात पूरी कीजिए सर। नहीं, मैंने कहा आपने बातों बातों में जितना पर्याप्त था उतना कह डाला, और मुझे यकीन है कि उससे भी पर्याप्त संदेश चला गया होगा। ठीक सर, मेरा ये सवाल था आपसे कि 75 से ज्यादा आतंकियों का खात्मा हम घाटी में कर चुके हैं। बुरहान वानी, रियाज नायकू, कमांडर्स को हम लोग टारगेट कर रहे हैं, चुन चुनकर हम उन्हें मार भी रहे हैं। पुलवामा जैसा दूसरा एक बड़ी साजिश को हमने अभी हाल ही में नाकाम कर दिया, लेकिन पाकिस्तान अभी भी बाज नहीं आ रहा है। अभी भी सीमा पार बताया ये जा रहा है कि 30 से ज्यादा ऐसे आतंकी हैं जिनको घुसपैठ कराने की कोशिश में है पाकिस्तान। तो वहां पर अभी इस चैलेंज को आप कैसे देख रहे हैं? हम क्या करेंगे अब आगे? नहीं, वो तो ठीक कहा आपने पीयूष जी, आपकी 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 चिंता भी वाजिब है, आपकी तशवीश भी। दरअसल हकीकत ये है कि पाकिस्तान तो बाज आएगा भी नहीं, क्योंकि उनकी मजबूरी है। वो तो कश्मीर के नाम पर ही राजनीति करते रहे हैं पिछले 70 वर्ष से, और कोई भी शासक वहाँ पर गद्दी में बैठ जाएगा तो जब तक वो कश्मीर का नाम अलापता ना रहे तब तक उसकी गद्दी महफूज नहीं रहती। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत क्या कर रहा है, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि पिछले 5-6 वर्ष में कश्मीर को लेकर के एक निर्णायक नीति अपनाई गई है, नो नॉनसेंस अप्रोच एंड ज़ीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म, विशेषकर पिछले 1-1.5 वर्ष में। और जैसा कि आपने सही इशारा किया कि ये जो आतंकियों का सफाया होने लगा है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये कश्मीर घाटी में आतंक का आखिरी चरण है जो हम देख रहे हैं, द लास्ट फेज ऑफ मिलिटेंसी इन कश्मीर। और ये जो छुटपुट घटनाएं हो रही हैं वो भी इस कारण कि ये जो मिलिटेंट्स ऑन दी रन है, जो भाग रहे हैं, जो हु आर अंडर चेस, तो वो हताश होकर के कुछ ना कुछ सॉफ्ट टारगेट्स पर किसी न किसी तरह से हमला करके अपने आप को सुर्खियों में भी रखने का प्रयास करते हैं, अपने काडर को थोड़ा सा मॉरल बूस्टिंग का भी प्रयास करते हैं। अन्यथा लगभग अब आतंक समाप्त होने की कतार पर है। तो क्या इसीलिए इमरान खान ये कह रहे थे कि भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है? मतलब उसे डर है कि स्ट्राइक कभी भी हो सकती है अगर कोई हिमाकत की तो? और इसके अतिरिक्त जो वहाँ से शरारत हो रही थी वो तो जारी रहेगी, जैसे मैंने कुछ क्षण पहले कहा, परंतु उस पर बहुत अधिक अंकुश पा लिया गया। हमारी बॉर्डर फेंसिंग, हमारी बॉर्डर सीलिंग, हमारी बॉर्डर विजिलेंस पहले की तुलना में और आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए अब इतना सरल नहीं रहा पाकिस्तान के लिए जैसे वो पहले कहा करते। और एक और बात है जो अक्सर जिक्र में नहीं आती कि आम जनता, आम आदमी, विशेषकर आम युवा भी ये समझने लगा है कि मेरा भविष्य और मेरा ये सारा का सारा जो उपयोगी समय है ये व्यर्थ जा रहा है आतंक के कारण। 3 पीढ़ियाँ वहाँ पर इस आतंक की भेड़ चढ़ गई, और जो अब की पीढ़ी है, जो आज की युवा पीढ़ी है, वो इस अनुभव के चलते अब ये समझने लगे हैं कि जिस प्रकार भारत एक विश्व गुरु बनकर के उभर रहा है और पिछले 5-6 वर्ष में अद्भुत नए कार्यक्रम, नई योजनाएं युवाओं के लिए, युवा केंद्रित देश भर में लागू की गई और उसके लाभार्थी देश भर के नौजवान हुए, तो कश्मीर का भी नौजवान ये समझने लगा है कि क्यों नहीं वो भी भारत की इस विकास यात्रा का हिस्सा बन करके इसका लाभार्थी बने। तो मन ही मन में उसके अंदर ये एहसास आने लगा है, भले ही वो बज़ाहिर तौर पर ना कह सक रहा हो या ना कह पा रहा हो क्योंकि अभी माहौल ऐसा है, लेकिन धीरे धीरे जैसे वहाँ के वातावरण में सरलता आएगी तो खुलकर बाहर आएगा। सर, मैं यहीं से अगर अपने अगले सवाल को जोड़ दूं, क्योंकि मैं शुरू में जब आपका परिचय दे रही थी तो आपके इसी काम की सराहना की जाती है कि कैसे युवाओं को आतंकवाद के रास्ते पर जाने से रोकना, इसको लेकर अभियान वहां पर चलाए गए जमीनी स्तर पर। लेकिन इसी के साथ रोजगार मुहैया कराना अब केवल सिर्फ कश्मीर के, जम्मू के युवाओं के लिए नहीं बल्कि देश के युवाओं को लेकर भी अब ये बड़ा चैलेंज हो गया, क्योंकि कोरोना काल में हमने देखा कि सब कुछ बदल कर रख दिया है, अर्थव्यवस्था एकदम से बदल गई है। आने वाले समय में ये कितना बड़ा चैलेंज होगा रोजगार के तौर पर, क्योंकि देश का युवा ये जानना चाहता है। देखिए प्रियंका जी, मैं तो ये कहूँगा, वैसे तो ये जो थोड़ा बहुत सेटबैक जो हुआ है सारे विश्व को हुआ है, केवल भारत को ही नहीं। हालांकि दूसरे देशों की तुलना में हमारी स्थिति कहीं बेहतर है कोरोना की आपदा के चलते भी,
और उसके बावजूद भी, लेकिन शायद ये जब मैं बात कहूँ तो लगेगा वाइल्ड थिंकिंग है, लेकिन मेरे अंदर ये इंट्यूशन है और किसी हद तक बेस्ड ऑन सर्टन कन्विक्शन एंड लॉजिक कि ये जो कोरोना है, इसकी जो एडवर्सिटी है, ये एडवर्सिटी एज एन अपॉर्चुनिटी बन करके हिंदुस्तान के लिए सामने आएगी और आने वाले समय में पूरे विश्व में भारत एक आर्थिक जगत में अपना नाम इस प्रकार से उज्जवल ढंग से सामने पेश करने में सफल होगा कि विश्व भारत की ओर देखेगा फॉर द न्यू नॉर्म्स इन इकोनॉमी। चाहे वो आत्मनिर्भरता की बात हो, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, और मैं तो ये कहूँगा कि इस कोरोना के चलते हमें अपने अंदर की क्षमता का एहसास हुआ, हमें अंदर की सलाहियत का एहसास हुआ। देखिए अभी 2 ही महीने के भीतर हमारी पीपीई किट्स कितनी भारी संख्या में बननी शुरू हो गई। जहाँ तक चिकित्सा जगत का हिस्सा, वैक्सीन हमारा बनने को तैयार है। पहली ड्रग हमारी रेमडेसिविर ड्रग कंट्रोलर ने अप्रूव कर दी। इसी प्रकार हमारा पूर्वोत्तर, चूँकि मैं देखता हूँ तो बैम्बू, जिसकी 5,000 से 6,000 करोड़ रुपए की सालाना तजारत है, वो बैम्बू अभी अनएक्सप्लोर्ड चल रहा था। 60-70% रिजर्व बैम्बू का पूर्वोत्तर में है। मोदी जी ने तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट को अमेंड करके बैम्बू को निकाल भी दिया था, होम ग्राउंड बैम्बू को, उसकी पाबंदी से। तो उस तरफ हमारी तवज्जो जाने लगी। इतनी भारी मात्रा में हम अपने पोटेंशियल्स को एक्सप्लोर करने लगे हैं। तो मुझे लग रहा है कि भारत ही केंद्र बिंदु होगा आने वाले समय में, इन मोर वेज देन वन। चाहे हम स्पेस के क्षेत्र में हैं, तो आज हमारे जो चित्र मार्स और मंगलयान से आ रहे हैं, वो नासा जैसे प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस वो उपलब्ध करवा रहे हैं। और हम ना केवल अब प्रथम कतार में आ गए हैं, बल्कि दूसरे देश भी हमसे प्रेरणा ले रहे हैं, हमसे क्यूज़ ले रहे हैं। जहाँ तक रोज़गार का संबंध है, मेरा व्यक्तिगत तौर पर ये मानना है कि किसी भी जिम्मेवार सरकार का दायित्व ये नहीं है कि वो सरकारी नौकरियां केवल पैदा करे, बल्कि एम्प्लॉयबिलिटी रादर देन एम्प्लॉयमेंट, कि हर व्यक्ति, हर नौजवान अपनी रोज़गार, अपनी जीविका कमाने के लिए अपने अंदर क्षमता पैदा कर सके। वास्तविक दायित्व ये रहना चाहिए। और यदि आप इस दृष्टि से देखें, अब मैं पूर्वोत्तर की मिसाल देता हूँ। हमने एक वेंचर फंड शुरू किया था, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने स्टार्टअप इंडिया की घोषणा की, तो हमने एक वेंचर फंड का एक एडिशनल इंसेंटिव उसमें जोड़ दिया कि कोई भी नौजवान अपना मुकद्दर यदि पूर्वोत्तर में आजमाना चाहता है तो उसको इनिशियल कैपिटल भी हमारा मंत्रालय देगा। और मकसद ये था कि लोगों को अपनी जीविका मिले, नौजवानों को, और उनको अपनी रोज़गार ढूंढने के लिए अपनी प्रदेश को छोड़ के, अपने क्षेत्र को छोड़ के बाहर ना जाना पड़े। आज 2-3 साल के भीतर नौबत ये आ गई है कि बाहर से स्टार्टअप ग्रुप्स नौजवानों के आने शुरू हुए, कर्नाटक से, गुजरात से। में आप जब ये सारी बातें बता रहे हैं सर, मेरे दिमाग में वो तस्वीरें घूम रही हैं जब देश का मजदूर पलायन कर रहा था उन जगहों से जहां उन्हें लगा कि अब तो लॉकडाउन हो गया है। वो तस्वीरें जब निकल कर आई, पूरे देश ने देखी और लोगों को खूब सिंपैथी हुई, इस पर खूब राजनीति भी हुई। सर, आत्मनिर्भर भारत तो हम बनाएंगे, हर कोई ये चाहता है, लेकिन हमारे देश का मजदूर आत्मनिर्भर नहीं दिखा इन तस्वीरों में। नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है, हम इस विषय को इतना सिंपलीफाइड ढंग से ना देखें। जो मज़दूरों के चित्र आपने देखे, देखिए, कोई भी कहीं से भी जब मज़दूरों का पलायन हुआ, ऐसा नहीं था कि वहाँ पर ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं थी, कि रेलगाड़ी की व्यवस्था नहीं थी, कि बसों की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन उनको घर जाने की एक लालसा थी, बेसब्री थी, जो स्वाभाविक है। और चूँकि मैं भी पूर्वोत्तर देख रहा था, जम्मू कश्मीर देख रहा था, लद्दाख देख रहा था, हमने व्यक्तिगत तौर पर लेबर ग्रुप से कहा, आग्रह भी किया कि आप रुक जाइए, लेकिन वो ये कहा करते थे कि साहब आप वापस लौट आएंगे, लेकिन एक बार जा कर के परिवार की सुध बुध ले ले। और उसी बेसब्री में कभी कभी वो निकल पड़े, और जो हुआ वो तो बहुत ही दर्दनाक था, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन फिर भी 130 करोड़ के इस देश को इस तरह से संभाल करके, क्योंकि मजदूर राज्य सरकारों के और केंद्र सरकार के बीच में पिसकर रह गए, उन्हें ये समझ ही नहीं आया कि कौन सी सरकार उनके लिए क्या कर रही है। आप ठीक कह रही हैं, इंतजाम में केंद्र की ओर से कमी नहीं थी। अब उदाहरण के तौर पर, क्योंकि मैं उस विषय में जाना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे स्वभाव में नहीं है कि विवाद शुरू करें, पश्चिम बंगाल ने आरंभ में केवल 5-7 रेलगाड़ियों की अनुमति दी,
नौबत यहाँ आ गई कि हमारे रेल मंत्रालय से रोज़ाना टेलीफोन जा रहे थे, गृह मंत्रालय से रोज़ फ़ोन जा रहे थे, फिर भी दूसरे प्रदेशों में, जबकि उत्तर प्रदेश में 300 400 रेलगाड़ियाँ आरंभिक 3-4 दिन में चल पड़ी थी, यहाँ पर मात्र 7, फिर 10। नहीं, लेकिन कांग्रेस तो प्रियंका गांधी कह रही थी कि अगर हमारी 200 बसें अगर फर्जी थी तो हमारी 800 750 बसें तो थी, उन्हें ले लेते, हम तो मदद करना चाह रहे थे। वो जो उसकी तो आपने पूरी विस्तार में कहानी सुनाई दी है कि वो बसें कहाँ से आई, कहाँ से बोर्ड लगे थे, कोई ऑटो रिक्शा के नंबर से बस सूची में उसको सम्मिलित किया गया था, कोई राजस्थान की बस ला करके दी गई थी, वो तो हवा में छोड़ दी उन्होंने बात। उन्होंने सोचा मीडिया को तो ब्रेकिंग न्यूज़ चाहिए, बाद में मीडिया भी भूल जाएगा, लोग भी भूल जाएंगे। लेकिन एक छोटा सा सवाल मुझे आपसे लेना है क्योंकि समय बहुत कम है। सर, हम एक मुहिम चलाई है जी न्यूज़ ने, और वो मुहिम है विनायकी को लेकर। विनायकी को लेकर हमारी मुहिम थी जिसमें हमने देखा कि हथनी के साथ किस तरह से बर्बरता केरला में की गई। पहले हमने देखा वहां पर जी न्यूज़ के खिलाफ एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी के खिलाफ एफआईआर हो जाती है सच दिखाने पर, और फिर जब मेनका गांधी जी न्यूज़ पर बोलकर वहां पर सरकार का आईना दिखाती हैं तो उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो जाती है, ये कहकर कि वो दंगा भड़काने की कोशिश कर रही हैं। नहीं, जहां तक पहले विषय का संबंध है, अभी मैं वही बात मुकम्मल कर रहा था कि अगर वो इतनी तत्पर है तो आज भी बसें लगाए ना, कौन रोकता है उनको? बसें लगाए, हवाई जहाज लगाए, चार्टर्ड प्लेन भी दिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है जी। लेकिन सरकार की ओर से कोई कमी नहीं रही, ये कहने भर की बात नहीं है। यहाँ पर इतनी संस्थाएं हैं जिन्होंने बिना कहे हुए, अब हमारे कई फिल्म जगत के ऐसे एक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, अब नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, आप सब जानते हैं, आप ही ने रिपोर्टिंग की है। उन्होंने रेलगाड़ियाँ भी लगाई हैं, उन्होंने जहाज़ भी दिए हैं, उन्होंने शोर तो नहीं किया। जब उनका जहाज़ चला गया, रेलगाड़ी चली तो खबर भी आ गई। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। हमारे इस ई कॉन्क्लेव में आप शामिल हुए, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.